नमस्कार विद्यार्थियों, भविष्याद विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं रामकृष्ण छिंपा स्वागत करता हूं आप सभी का। विद्यार्थियों, आज की क्लास के अंदर हम राजस्थान इतिहास के स्रोत जो है इनसे जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। शुरू करते हैं बिना कोई समय गंवाए। आज का पहला प्रश्न है, अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम दिया गया है अर्ली चौहान डायनेस्टीज। ये पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? विद्यार्थियों, ये प्रश्न जो है आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट ग्रुप ए 2022 के पेपर के अंदर पूछा गया था। यदि बात करें अर्ली चौहान डायनेस्टीज की, विद्यार्थियों बात करें तो अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक हैं दशरथ शर्मा। ये पुस्तक जो है दशरथ शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। और विद्यार्थियों, इस पुस्तक के अनुसार वासुदेव चौहान ज्योतिष पादलक्ष के चौहानों के संस्थापक थे। ध्यान दीजिएगा, अर्ली चौहान डायनेस्टीज नामक पुस्तक दशरथ शर्मा की है और इनके अनुसार वासुदेव चौहान जो है वासुदेव चौहान पादलक्ष के चौहानों का संस्थापक था। विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है। निम्न में से किस रियासत से सनद परवाना बहियाँ, बही का नाम दिया गया सनद परवाना बही, ये सनद परवाना बही जो है ये किस रियासत से संबंधित थी? ये प्रश्न जो है हमसे पूछा गया विद्यार्थियों। ये प्रश्न स्कूल व्याख्याता सब्जेक्ट हिस्ट्री 2022 के अंदर पूछा गया। इससे पहले रिसर्च ऑफिसर 2013 के अंदर पूछा गया था। विद्यार्थियों, ये जो सनद परवाना बहियाँ हैं, ये सनद परवाना बहियाँ की यदि बात करें तो ये मारवाड़ यानी कि जोधपुर रियासत से संबंधित है। मारवाड़ कह दीजिए, मारवाड़ रियासत, मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित है। चलिए, यदि बात करें बहियों की विद्यार्थियों, तो बहियाँ जो होती है, बहियों से राजाओं की आय और व्यय का पता चलता है। साथ ही राज परिवार के सदस्यों के आर्थिक स्तर का भी पता चलता है। दो बातें हैं, एक तो राजाओं की आय व्यय का पता चलता है और राज परिवार के जितने भी मेंबर हैं उनके आर्थिक स्तर का पता चलता है। संधारित रिकॉर्ड के आधार पर इनको नाम दिया जाता है विद्यार्थियों। जैसे कि आप देखिएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सनद परवाना बहियों की बात कर लेते हैं। तो अभी हमने देखा कि ये सनद परवाना बहियाँ जो है ये जोधपुर राज्य से संबंधित थी। विद्यार्थियों खरीता बही की बात करें तो राजकीय जो पत्र होते हैं उन राजकीय पत्रों का संग्रह, महत्वपूर्ण व्यक्तियों से आने वाले पत्रों की नकल की जाती थी। राजकीय पत्रों का संग्रह जिस बही के अंदर किया गया है उसे विद्यार्थियों खरीता बही नाम दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, अड़सठा एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। अड़सठा बही जो है ये जयपुर रियासत से संबंधित है। विद्यार्थियों अड़सठा बही का संबंध जो जयपुर रियासत से, जयपुर रियासत के भू राजस्व व प्रबंध का जयपुर रियासत का रिकॉर्ड जिस बही के अंदर रखा गया उस बही का नाम है विद्यार्थियों अड़सठा बही। ये प्रश्न जो है आरपीएससी आर्कियोलॉजिस्ट 2013 के अंदर पूछा गया। अड़सठा बही का संबंध किस रियासत से है? तो विद्यार्थियों अड़सठा बही का संबंध जो है जयपुर रियासत से। बात करते हैं कमठाना बही की, बात करते हैं कमठाना बही। राजकीय प्रसादों व भवन के निर्माण में जो खर्च होता था उसे इस बही में लिखा जाता था। और विद्यार्थियों दुर्ग निर्माण के समय जो कर लिया जाता था उसका नाम था कमठा लाग, उसका नाम था कमठा लाग था। और आपसे पूछ ले कि कमठाना बही, तो राजकीय प्रसाद और भवनों के निर्माण में जो खर्च होता उसे इस बही में कमठाना बही के अंदर लिखा जाता था। बात कर लेते हैं 5 नंबर बही पखाड़ा बही की बात कर लेते हैं। तो मेवाड़ में वार्षिक आय व्यय की विवरण वाली बहियाँ जो है उन्हें कहा जाता है विद्यार्थियों पखाड़ा बही कहा जाता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, पखाड़ा बही, कमठाना बही, अड़सठा जयपुर रियासत से संबंधित है, खरीता बही राजकीय पत्रों का संग्रह, सनद परवाना बहियाँ जोधपुर रियासत से संबंधित है। विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, प्रश्न नंबर 3 काफ़ी अच्छा प्रश्न है। गटियाला शिलालेख, एक शिलालेख दिया गया हमें गटियाला शिलालेख। गटियाला शिलालेख में निम्नलिखित में से किस वंश की जानकारी मिलती है? विद्यार्थियों ये प्रश्न आरपीएससी ग्रेड सेकंड ग्रुप बी 2022 के अंदर पूछा गया। गटियाला शिलालेख जो है इससे मंडोर के प्रतिहारों की जानकारी मिलती है। विद्यार्थियों मंडोर के प्रतिहार जो है इनकी जानकारी मिलती है। गटियाला शिलालेख 861 ईस्वी का है। गटियाला शिलालेख जो है ये 861 ईस्वी का है और ये जोधपुर में है। विद्यार्थियों जोधपुर से मिला है। ये शिलालेख गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक कक्कुक के समय का लिखा गया है। गुर्जर प्रतिहार वंश का एक राजा हुआ कक्कुक और कक्कुक के समय लिखा गया। गटियाला शिलालेख जो है 861 में लिखा गया था। विद्यार्थियों इस शिलालेख का लेखक जो है वो मातृ रवि नामक एक मग ब्राह्मण था तथा इसका उत्कीर्णकर्ता जो था कृष्णेश्वर था। ध्यान दीजिए, शिलालेख का लेखक जो था वो था मातृ रवि नामक मग ब्राह्मण
और इसका उत्कीर्ण जो है, इसका उत्कीर्ण करता विद्यार्थियों जो था उसका नाम था कृष्णेश्वर उत्कीर्ण करता था। यह शिलालेख एक जैन मंदिर के निकट जोधपुर में स्थित है। जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला शिलालेख जो है वो गटियाला शिलालेख है। इस शिलालेख में हमें मंडोर के प्रतिहार वंश की उत्पत्ति, ध्यान दीजिए, गटियाला शिलालेख से हमें मंडोर के प्रतिहार वंश की उत्पत्ति, प्रतिहार शासकों के नामावली और उपलब्धियों का वर्णन मिलता है विद्यार्थियों। और खास बात यह कि इस शिलालेख में गुर्जर प्रतिहारों को ब्राह्मण वंशीय बताया गया है। इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यह भी पूछा गया कि किस शिलालेख में गुर्जर प्रतिहारों को ब्राह्मण वंशीय बताया गया, तो गटियाला शिलालेख जो है, इस गटियाला शिलालेख में, गटियाला शिलालेख के अंदर गुर्जर प्रतिहारों को ब्राह्मण वंशीय बताया गया है विद्यार्थियों। फिर से बता रहा हूँ, काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इस समय राजा हरिश्चंद्र और उसके उत्तराधिकारियों भोगभट, कक्क, रजिल और दह के राज्य विस्तार के बारे में भी जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4, चलिए देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 है, राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? राजस्थान में संस्कृत भाषा का प्राचीनतम अभिलेख जो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राचीनतम अभिलेख विद्यार्थियों गोसुंडी से प्राप्त हुआ है। गोसुंडी चित्तौड़गढ़ से। यदि बात करें गोसुंडी शिलालेख की, तो विद्यार्थियों ये नगरी चित्तौड़गढ़ के निकट गोसुंडी गांव में प्राप्त हुआ है। विद्यार्थियों इसमें ब्राह्मी लिपि में, संस्कृत भाषा में, ईसा पूर्व 2री शताब्दी में गजवंश के पाराशरी पुत्र सर्वतात द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने एवं विष्णु मंदिर की 4 द्वारी बनवाने का उल्लेख है। ध्यान दीजिए, गोसुंडी शिलालेख जो है, गोसुंडी शिलालेख जो है ये ब्राह्मी लिपि में है, संस्कृत भाषा में, ईसा पूर्व 2री शताब्दी के विद्यार्थी है। और इसमें गजवंश के पाराशरी पुत्र सर्वतात द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने का उल्लेख है, विष्णु मंदिर की 4 द्वारी बनाने का भी उल्लेख है। खास बात ये विद्यार्थियों कि गोसुंडी शिलालेख जो है, ये गोसुंडी शिलालेख राजस्थान में वैष्णव या फिर ऐसे कहें भागवत संप्रदाय से संबंधित सर्वाधिक प्राचीनतम अभिलेख है। एग्जाम में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 के अंदर पूछा गया प्रश्न था। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 में पूछा गया कि गोसुंडी शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है, गोसुंडी गांव से, चित्तौड़गढ़ से। और किस भाषा में ये भी प्रश्न पूछा जाता है? संस्कृत में और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोसुंडी की बावड़ी भी विद्यार्थी चित्तौड़गढ़ में, गोसुंडी की बावड़ी आपसे पूछे तो गोसुंडी की बावड़ी भी चित्तौड़गढ़ में। प्रश्न नंबर 5, मानमोरी शिलालेख, मानमोरी शिलालेख जो है, मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? विद्यार्थियों मानमोरी शिलालेख जो है ये चित्तौड़ क्षेत्र से संबंधित है। बात करते हैं मानमोरी शिलालेख की। मानमोरी शिलालेख चित्तौड़गढ़ से संबंधित है और 713 ईस्वी का विद्यार्थियों। यह शिलालेख मौर्य वंश से संबंधित है। मानमोरी शिलालेख विद्यार्थियों मौर्य वंश से संबंधित है। इसके रचयिता जो है वो पुष्य इसका रचयिता था, नागभट्ट का पुत्र था पुष्य, और इसका उत्कीर्णकर्ता विद्यार्थियों शिवादित्य था। इस शिलालेख के अनुसार चित्तौड़ के किले का निर्माता जो था विद्यार्थियों चित्रांगद मौर्य था। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मानमोरी शिलालेख के अनुसार चित्तौड़गढ़ का किला जो गंभीरी और बेट्स नदी के संगम पर, गंभीरी और बेट्स नदी के संगम पर मैसा के पठार पर बना हुआ है, वो जो चित्तौड़ का किला जो है, जो बली व्हेल मछली की आकृति का किला है, राजस्थान में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा किला चित्तौड़ का किला जो है, उसका निर्माता मानमोरी शिलालेख के अनुसार विद्यार्थियों चित्रांगद मौर्य है। लेकिन एग्जाम में कई बार प्रश्न ये भी पूछा गया है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित बता रहा हूँ कि एक रचना है कुमारपाल प्रबंध, रचना है विद्यार्थियों कुमारपाल प्रबंध। कुमारपाल प्रबंध के अभिलेख के अनुसार चित्तौड़ के किले का निर्माता यदि आपसे पूछे तो निर्माता है चित्रांगद। आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम, आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया कि कुमारपाल प्रबंध के अभिलेख के अनुसार चित्तौड़ के किले का निर्माता कौन है? तो चित्रांगद है विद्यार्थियों। चित्रांगद जो है ये चित्तौड़ के किले का निर्माता है। विद्यार्थियों इस मानमोरी शिलालेख में हमें 4 मौर्य राजाओं महेश्वर, भीम, भोज एवं मान के नामों का उल्लेख मिलता है। खास बात यह भी है कि इस अभिलेख से हमें समुद्र मंथन, अमृत मंथन की जानकारी मिलती है। और कर्नल टोड ने इंग्लैंड जाते समय ये मानमोरी शिलालेख को साथ में लेकर जा रहे थे और भारी होने की वजह से इसको समुद्र में फेंक दिया। इंपॉर्टेंट है, किस शिलालेख से हमें समुद्र मंथन की जानकारी मिलती है? तो मानमोरी शिलालेख से मिलती है। और किस शिलालेख को कर्नल टोड ने भारी होने की वजह से समुद्र में फेंक दिया? तो वो विद्यार्थियों मानमोरी शिलालेख को फेंक दिया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6, काफी अच्छा प्रश्न है। दस्तूर कोमवार, दस्तूर कोमवार में राजस्थान के किस राज्य से संबंधित वर्णन मिलता है? दस्तूर कोमवार जो है यदि इसकी बात करें तो दस्तूर कोमवार से विद्यार्थियों में जयपुर राज्य के बारे में वर्णन मिलता है। वनपाल प्रथम पारी 2022 के अंदर पूछा गया। विद्यार्थियों जयपुर रियासत में वर्णानुक्रम से वर्षों के अनुसार
जिल्दों में 32 खंडों में उपलब्ध राजकार्य का विस्तृत आर्थिक रिकॉर्ड जो है वो दस्तूर कोमवार के नाम से जाना जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जयपुर रियासत में वर्णानुक्रम से वर्षों के अनुसार जिल्दों में 32 खंडों में उपलब्ध राजकार्य का विस्तृत आर्थिक रिकॉर्ड जो है वो दस्तूर कोमवार है। इससे जातियों, व्यवसायों, विशिष्ट सुविधाओं आदि का ज्ञान भी प्राप्त होता है। दस्तूर कोमवार में जयपुर राज्य से संबंधित आय व्यय, भेंट, उपहार, युद्धादि में काम आए व्यक्तियों को दी गई इज्जत आदि का वर्णन भी मिलता है। इनमें तत्कालीन आभूषणों, वस्त्रों, उत्सव, पर्वों आदि के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो दस्तूर कोमवार का संबंध जो विद्यार्थियों ये जयपुर रियासत से है, आमेर के कछुआ वंश से है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? विद्यार्थियों नाथ प्रशस्ति जो है ये मेवाड़ रियासत से संबंधित है। नाथ प्रशस्ति का संबंध जो है ये मेवाड़ रियासत से। वनपाल द्वितीय बारी 2022 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। नाथ प्रशस्ति मेवाड़ रियासत से संबंधित है विद्यार्थियों। इसकी रचना 971 ईस्वी में विक्रमी संवत 1028 में नरवाहन के काल में संस्कृत भाषा में वेदांग मुनि के शिष्य आम्र कवि के द्वारा की गई। और विद्यार्थियों ये प्रशस्ति एक लिंगनाथ मंदिर से कुछ ऊपर लकुलिश मंदिर से प्राप्त हुई है। इस प्रशस्ति में बप्पा रावल नरवाहन शासकों का वर्णन मिलता है। और विद्यार्थियों इस प्रशस्ति में नागदा नगर व उस समय के स्त्रियों के आभूषणों का भी वर्णन मिलता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 काफी अच्छा प्रश्न है। मारवाड़ परगनारी विगत, मारवाड़ परगनारी विगत किसकी रचना है? काफी इजी प्रश्न है, CT+2 2023 के अंदर पूछा गया था। मारवाड़ परगनारी विगत जो है जिसको राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है विद्यार्थियों, ये मोहनोद नैणसी की रचना है विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। काफ़ी से सारे फैक्ट है यहाँ पर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए अच्छे से सुनना। विद्यार्थियों मारवाड़ का शासक है, मारवाड़ के राठौड़ वंश के शासक महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबार में दरबारी कवि व इतिहासकार जो था मोहनोद नैणसी था। और विद्यार्थी मोहनोद नैणसी ओसवाल जैन धर्म के थे, जैन धर्म से थे मोहनोद नैणसी। और मोहनोद नैणसी को विद्यार्थियों मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का अबुल फजल का है, इनकी तुलना अबुल फजल से की है और राजपुताने का अबुल फजल का है। एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, मुंशी देवी प्रसाद ने ही बीकानेर के राजा राव कल्याणमल के बेटे पृथ्वीराज राठौड़ के भाई जो राय सिंह जो है, बीकानेर के कल्याणमल का बेटा पृथ्वीराज राठौड़ का भाई राय सिंह जो है, इस राय सिंह को विद्यार्थियों राजपुताने का करण कहा है, राजपुताने का करण कहा है, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। और मुंशी देवी प्रसाद ने ही मोहनोद नैणसी को राजपुताने का अबुल फजल कहा है विद्यार्थियों। मोहनोद नैणसी ने एक ख्यात लिखी जिसका नाम है नैणसीरी ख्यात। और खास बात यह है कि ये राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है विद्यार्थियों, राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है। महिला सुपरवाइजर एग्जाम 2015 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी है, तो नैणसीरी ख्यात है। और नैणसीरी ख्यात को विद्यार्थियों अपवादित ख्यात कहा जाता है, क्योंकि ख्यात लिखने का काम जो है ये चारण और भाट जाति के लोगों का होता है। ये जो है ये जैन धर्म का था मोहनोद नैणसी, जिसने नैणसीरी ख्यात लिखी है। और विद्यार्थियों नैणसीरी ख्यात के अलावा इन्होंने मारवाड़ परगनारी विगत जिसको राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है ये ग्रंथ भी लिखा था। और ये दोनों ग्रंथ जो है राजस्थानी भाषा के अंदर लिखे गए। खास बात ये विद्यार्थियों कि नैणसीरी ख्यात में कहीं भी है का प्रयोग नहीं किया गया। और नैणसीरी ख्यात में राजपूतों की 36 शाखाओं का उल्लेख किया गया विद्यार्थियों। आप ध्यान दीजिए, मोहनोद नैणसी ने नैणसीरी ख्यात में गोहिलों की बात करें तो गोहिलों की कुल 24 शाखाओं का उल्लेख किए। और विद्यार्थियों गुर्जर प्रतिहारों की बात करें तो गुर्जर प्रतिहार जो है, इन गुर्जर प्रतिहारों की विद्यार्थियों गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख जो है वो मोहनोद नैणसी के द्वारा किया गया। खास बात ये भी है कि जनगणना के आंकड़े जो सर्वप्रथम मोहनोद नैणसी के द्वारा ही दिए गए थे। और राजस्थान का सबसे पहले क्रमबद्ध इतिहास जो है, ये क्रमबद्ध इतिहास लिखने का काम भी मोहनोद नैणसी के द्वारा शुरू किया गया। लेकिन मोहनोद नैणसी ने सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों मारवाड़ का इतिहास लिखा। संपूर्ण राजस्थान का तिथि युक्त क्रमबद्ध इतिहास लिखने का श्रेय जो है वो कर्नल टोड को दिया जाता है। इस वजह से कर्नल टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 काफी अच्छा प्रश्न है। मुंडियारी ख्यात, एक ख्यात का नाम दिया गया कि मुंडियारी ख्यात का विषय है विद्यार्थियों। ये प्रश्न RS प्री 2013 के अंदर पूछा गया, वनपाल 2022 के अंदर पूछा गया, और जहां तक मुझे याद आ रहा है सेकंड ग्रेड एग्जाम 2022 के अंदर भी पूछा गया था। मुंडियारी ख्यात का विषय, इससे पहले 2013 RS प्री में पूछा गया। मुंडियारी ख्यात का विषय विद्यार्थियों मारवाड़ का राठौड़ वंश है। यदि बात करें मुंडियारी ख्यात की बात करें, अच्छे से सुनेंगे। मुंडियार दोस्तों वर्तमान में नागौर जिले में शहर से 10 मील दूर दक्षिण में स्थित है।
और यह राव सिंह के द्वारा मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना से लेकर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु तक का वृत्तांत इस ख्यात में है। और यह ख्यात महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के समय में लिखी गई है। मुंडियारी ख्यात जो है ये विद्यार्थियों मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिंह जो है, मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिंह से लेकर के और महाराजा जसवंत सिंह प्रथम जो है, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम तक का इतिहास जो है वो मुंडियारी ख्यात के अंदर लिखा गया विद्यार्थियों। और खास बात ये भी है कि मुंडियारी ख्यात लिखी भी महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के समय लिखी गई है और इसमें मुगलों और मारवाड़ के वैवाहिक संबंधों की जानकारी भी हमें इस ख्यात से मिलती है। इस ख्यात से ही हमें जानकारी मिलती है विद्यार्थियों कि अकबर का बेटा सलीम जो था, उस सलीम की माँ जोधाबाई जो थी मोटा राजा उदय सिंह की दत्तक बहन थी। प्रश्न नंबर 10, बेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? विद्यार्थियों बेली कृष्ण रुक्मणी जो है ये उत्तरी मारवाड़ी के अंदर लिखा गया है, उत्तरी मारवाड़ी। यदि बात करें बेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका की बात करें तो विद्यार्थियों अकबर ने बीकानेर के राय सिंह के भाई पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन दुर्ग भेंट किया था। आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, कभी अकबर ने 3 नवंबर 1570 को, ध्यान से सुनना, नागौर दरबार लगाया था। नागौर दरबार लगाया और उस नागौर दरबार में राजस्थान के अधिकांश राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। इसी नागौर दरबार में बीकानेर से राव कल्याणमल आया था और बीकानेर से राव कल्याणमल जो है ये अपने 2 बेटों को लेकर के आए। एक का नाम तो था विद्यार्थियों राय सिंह और एक का नाम था विद्यार्थियों पृथ्वीराज राठौड़, और दोनों बेटों को अकबर की सेवा में छोड़ा था। और कभी अकबर ने खुश होकर के पृथ्वीराज राठौड़ जो है, इस पृथ्वीराज राठौड़ को ये गागरोन दुर्ग काली सिंधु राहु नदियों के संगम पर जो झालावाड़ के अंदर बना हुआ है, राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग औदक दुर्ग गागरोन दुर्ग जो है ये भेंट किया था। खास बात ये विद्यार्थियों कि पृथ्वीराज राठौड़ जो थे अकबर के दरबारी कवियों में से एक थे, नवरत्नों में शामिल नहीं थे। ये वाली बात आप याद रखेंगे। और विद्यार्थियों गागरोन दुर्ग के अंदर रहते हुए इन्होंने यानी पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका नामक पुस्तक की रचना की। इस ग्रंथ से हमें श्री कृष्ण व रुक्मणी के विवाह की कथा का वर्णन मिलता है। वेली कृष्ण रुक्मणी डिंगल भाषा के अंदर विद्यार्थियों लिखी गई और डिंगल के भी उत्तरी मारवाड़ी के अंदर लिखी गई। ध्यान दीजिए, डिंगल की उत्तरी मारवाड़ी के अंदर लिखी गई है। जोधपुर के कवि दुस्सा आढ़ा ने, जोधपुर के कवि दुस्सा आढ़ा ने वेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका को 5वां वेद और विद्यार्थियों 19वां पुराण कहा है। तो वेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका 5वां वेद और 19वां पुराण कहा जाता है, जोधपुर के कवि दुस्सा आढ़ा ने कहा है। और विद्यार्थियों इस पुस्तक को प्रकाशित करने का श्रेय जो है वो डॉक्टर टेसीटोरी को है। डॉक्टर टेसीटोरी उदिना गांव इटली के हैं और टेसीटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा है। विद्यार्थियों डॉक्टर टेसीटोरी की कर्मस्थली बीकानेर में रहकर के इन्होंने चारण साहित्य पर शोध किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। काफी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11, भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक का नाम क्या है? तो भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक की बात करें विद्यार्थियों, इनका नाम है पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा है। बात करते हैं गौरीशंकर जी.एच. ओझा के बारे में। जी.एच. ओझा का जन्म 1863 ईस्वी के अंदर सिरोही रियासत के रोहिड़ा ग्राम में हुआ है। आप याद रखिए, रोहिड़ा गांव के अंदर जी.एच. ओझा का जन्म हुआ है और रोहिड़ा जो है ये सिरोही के अंदर है। ओझा राजस्थान के इतिहास लेखन के प्रकांड विद्वान और महान इतिहासकार एवं सुप्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता थे। विद्यार्थियों उदयपुर में रहते हुए ओझा ने 1894 ईस्वी में हिंदी में पहली बार भारतीय प्राचीन लिपि माला लेखन कर अपना नाम गिनीज वर्ल्ड बुक में दर्ज करवाया। ओझा जी का इसके प्रकाशन में उद्देश्य यह था कि भारतीय लिपियों के क्रमिक विकास एवं प्राचीन लिपियों को सीखने के लिए संसार में पहला संकलन ग्रंथ हिंदी में लिपिबद्ध कर दिया जाए। इन्होंने सर्वप्रथम सिरोही राज्य का इतिहास 1911 ईस्वी के अंदर लिखा था। और विद्यार्थियों इन्होंने राजस्थान के इतिहास के अलावा नैनसिरी ख्यात का संपादन एवं टोड के एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान की त्रुटियों का परिशोधन कर हिंदी में अनुवाद भी किया। तो एनाल्स का हिंदी में अनुवाद जो है उसको शुद्ध रूप में लिखा और परिशोधन किया, शुद्ध रूप में लिखा, और हिंदी में अनुवाद जो है वो पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा ही किया गया था। विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12, काफी इजी प्रश्न है। कानड़ दे प्रबंध के रचयिता कौन है? तो विद्यार्थियों कानड़ दे प्रबंध के रचयिता पद्मनाभ है। सेकंड गेट 2010 के अंदर ये पूछा गया था। पद्मनाभ ने कानड़ दे प्रबंध लिखा है। विद्यार्थियों पद्मनाभ जो है विद्यार्थियों कानड़ दे जालोर के चौहान वंश के शासक
कानड़दे के दरबार में दरबारी कवि थे पद्मनाभ जो थे। प्रश्न तो ये भी पूछा गया सेकंड ग्रेड के अंदर कि कानड़दे थे, तो जालोर का चौहान शासक था कानड़दे। 2011 आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर पूछा गया कि कानड़दे था तो जालोर का चौहान शासक था, और इन्हीं के दरबार में पद्मनाभ जो थे दरबारी कवि थे, और पद्मनाभ ने कानड़दे प्रबंध और विद्यार्थियों वीरमदेव सोनगरारी बात 2 ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे हैं। इसमें जालोर के चौहान कानड़दे एवं वीरमदेव, कानड़दे के बेटे वीरमदेव तथा अलाउद्दीन के मध्य संघर्ष, वीरमदेव एवं अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा का प्रेम प्रसंग जो है, इन सब का वर्णन जो विद्यार्थियों मिलता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 काफी इजी है। पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं, तो विद्यार्थियों पृथ्वीराज विजय, विजय में जय याद रखिए और जानक का जय याद रखिए। ये जानक की रचना है विद्यार्थियों। पृथ्वीराज विजय में जानक द्वारा अजमेर के चौहान वंश का इतिहास लिखा गया है, और पृथ्वीराज विजय के अनुसार विद्यार्थियों चौहानों की उत्पत्ति जो है वो सूर्यवंशी मानी गई है। पृथ्वीराज विजय में चौहानों को सूर्यवंशी माना गया। अमीर महाकाव्य में सूर्यवंशी माना गया विद्यार्थियों। अमीर राजस्व में सूर्यवंशी माना गया। हरिकली या ऐसे कहें हरकेली, सही नाम तो हरकेली है, हरकेली नाटक के अंदर सूर्यवंशी माना गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14, 17वीं शताब्दी की रचना, 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य जो 1636 ईस्वी के अंदर लिखा गया, राज सिंह के समय, महाराणा राज सिंह के समय लिखा गया था। राज प्रशस्ति महाकाव्य 17वीं शताब्दी में लिखा गया, यानी 1636 यानी 17वीं शताब्दी के अंदर लिखा गया। इसके रचयिता कौन थे विद्यार्थियों, हमसे पूछा गया। तो इसके रचयिता की बात करें तो रचयिता है रणछोड़ भट्ट तेलंग, रणछोड़ भट्ट तेलंग। ध्यान दीजिए, राज प्रशस्ति की बात करते हैं विद्यार्थियों। राज प्रशस्ति 1636 ईस्वी में राजसमंद में लिखी गई, और इसके प्रशस्तिकार जो थे रणछोड़ भट्ट तेलंग थे विद्यार्थियों। ध्यान दीजिएगा, यह है महाराणा राज सिंह, जिन्हें विजय कटकातू कहा जाता है। सेकंड ग्रेड में पूछा गया 2017 के पेपर में कि विजय कटकातू की उपाधि किसके पास थी, तो महाराणा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के पास थी। और विद्यार्थियों मेवाड़ के महाराणा राज सिंह को हाइड्रोलिक रूलर भी कहा जाता है, हाइड्रोलिक रूलर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। विजय कटकातू कहा जाता है, और इनका शासनकाल था 1652 से लेकर के 1680। सेकंड ग्रेड 2010 के अंदर ये शासनकाल पूछा गया था। तो राज प्रशस्ति जो है मेवाड़ के महाराणा राज सिंह सिसोदिया की प्रशस्ति है, और इसको लिखने वाले जो थे रणछोड़ भट्ट तेलंग एक ब्राह्मण थे। इसे 1636 ईस्वी में महाराणा राज सिंह सिसोदिया के समय स्थापित करवाया गया। आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ विद्यार्थियों कि राज सिंह ने अकाल राहत कार्यों के लिए गोमती नदी के पानी को रोक करके राजसमंद झील का निर्माण करवाया था, जिसकी नींव जो है घेवर माता के हाथों से रखवाई गई। घेवर माता को बिना पति के सती होने वाली देवी कहा जाता है। और विद्यार्थियों राजसमंद झील जो है राजसमंद जिले में है। ये राजसमंद झील जो है इसका उत्तरी किनारा विद्यार्थियों 9 चौकी पाल कहलाता है। इसी 9 चौकी पाल पर 25 काली शिलाओं पर संसार की विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति जो है वो उत्कीर्ण की गई, और प्रत्येक शिला जो 3 फीट लंबी है, 2.5 फीट चौड़ी है। इन शिलाओं पर काव्य के 24 सर्ग और 1106 श्लोक खुदे हुए हैं। यह संसार का सबसे बड़ा शिलालेख है राज प्रशस्ति जो है, संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया विद्यार्थियों। और इसके अंदर मेवाड़ के बप्पा रावल से लेकर के राणा जगत सिंह द्वितीय तक गोहिलों की वंशावली और उपलब्धियों का वर्णन है विद्यार्थियों। इसमें महाराणा अमर सिंह प्रथम द्वारा की गई मुगल मेवाड़ संधि जो कि 5 फरवरी 1615 ईस्वी को हुई थी, जहांगीर और अमर सिंह प्रथम के मध्य, उस मुगल मेवाड़ संधि की जानकारी भी मिलती है विद्यार्थियों। इसमें कहा गया है कि राजसमंद झील का निर्माण जो है अकाल राहत कार्यों के लिए राज सिंह द्वारा गोमती नदी के पानी को रोक कर करवाया गया, और जिसे 14 सालों के अंदर पूरा किया गया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। राज प्रशस्ति की रचना किसने की, तो रणछोड़ भट्ट ने राज प्रशस्ति की रचना की। और विद्यार्थी याद रखिए अमर काव्य वंशावली जो है, अमर काव्य वंशावली कॉलेज लेक्चरर 2021 के अंदर पूछा गया। अमर काव्य वंशावली का लेखन कार्य जो है या इसको जिसने लिखा उसका वो भी रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखा था, अमर काव्य वंशावली भी। और विद्यार्थियों अमर काव्य वंशावली से हमें पता चलता है, जब हम पढ़ते हैं कि 4 शिष्टमंडल गए, अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए, और दूसरे शिष्टमंडल के रूप में मिर्जा राजा मान सिंह है। मिर्जा राजा मान सिंह महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह प्रथम से उदयपुर में उदय सागर झील के किनारे मिले। इस बात का वर्णन जो है अमर काव्य वंशावली के अंदर किया गया विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं, और अमर काव्य वंशावली रणछोड़ भट्ट की है। 16 नंबर प्रश्न देखिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है। वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था
जिसने राजस्थान की जागीरदारी यानी फ्यूडलिज्म व्यवस्था पर लिखा है? ये प्रश्न आरएस 2010 के अंदर, आरएस प्री 2010 के अंदर पूछा गया और ग्रेड सेकंड 2010 के अंदर पूछा गया। कौन सा अंग्रेज इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी यानी कि फ्यूडलिज्म व्यवस्था पर सबसे पहले लिखा था? उसका नाम था विद्यार्थियों कर्नल जेम्स टोड नाम था, कर्नल टोड। आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि लोकनायक जय नारायण व्यास, लक्कड़ और पकड़ धुन के धनी जय नारायण व्यास जो है, मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास जो है, मारवाड़ का गांधी जय नारायण व्यास जो है, इनका एक समाचार पत्र है पीप। एक है विद्यार्थियों अखंड भारत, अखंड भारत। एक समाचार पत्र आपने पढ़ा होगा आगी बाण। आगी बाण राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र है विद्यार्थियों, और आगी बाण के अंदर जय नारायण व्यास ने सामंती व्यवस्था के बारे में लिखा है। जय नारायण व्यास ने सामंती व्यवस्था के बारे में विद्यार्थियों आगी बाण के अंदर लिखा है। लेकिन सामंती व्यवस्था, जागीरदारी, फ्यूडलिज्म व्यवस्था जो इसके ऊपर सबसे पहले अंग्रेज इतिहासकार ने यदि राजस्थान के अंदर किसी ने लिखा तो वो कर्नल जेम्स टोड ने लिखा है। अब हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में कर्नल टोड से जो फैक्ट पूछे जाते हैं वो डिस्कस करते हैं। विद्यार्थियों कर्नल जेम्स टोड ने एक घोड़े को लेकर के जगह जगह राजस्थान में घूम घूम करके राजस्थान का तिथि युद्ध क्रमबद्ध इतिहास लिखा, इसलिए कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है और घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। कर्नल टोड जो है 1818 से 1822 ईस्वी तक जोधपुर यानी मारवाड़ और उदयपुर यानी मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट, राजनीतिक सलाहकार भी रहे थे। और विद्यार्थी टोड ने पुरानी बहियों में राजस्थान के लिए रजवाड़ा या राजस्थान शब्द का प्रयोग किए। राजस्थान शब्द का शाब्दिक अर्थ शासकों का निवास स्थान। अभी हम ऊपर पढ़ करके आए कि इंग्लैंड जाते समय कर्नल टोड ने मानमोरी अभिलेख, जिससे हमें समुद्र मंथन की, अमृत मंथन की जानकारी मिलती है, उसको भारी होने की वजह से समुद्र में फेंक दिया था। और विद्यार्थियों 1829 में कर्नल टोड ने अपने ग्रंथ द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में सर्वप्रथम रजवाड़ा, राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। 2016 आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट 2016 के अंदर पूछा गया कि कर्नल 1829 ईस्वी में राजस्थान को राजस्थान नाम किसने दिया था? तो कर्नल टोड ने दिया था। और विद्यार्थियों कर्नल टोड की इस पुस्तक का प्रकाशन जो है वो लंदन में किया गया, टेम्स नदी के किनारे। इसका प्रकाशक जो था जेम्स क्रूक था। और इनकी एक किताब और है विद्यार्थियों जिसका नाम है द ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। कर्नल टोड की पुस्तक है पश्चिमी भारत की यात्रा, द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, यानी कि पश्चिमी भारत की यात्रा। ये जो पुस्तक है ये कर्नल टोड की पुस्तक है और इसका प्रकाशन कर्नल टोड की मृत्यु के बाद इनकी पत्नी जिसका नाम था जूलिया क्लटरबक के द्वारा किया गया। जूलिया क्लटरबक के द्वारा 1839 में प्रकाशन किया गया पश्चिमी भारत की यात्रा का। कर्नल टोड ने द एनाल्स को एक नाम दिया, दूसरा नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया नाम दिया। और विद्यार्थियों द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक है उसका परिशोधन का काम और हिंदी में अनुवाद करने का काम अभी हम ऊपर देख करके आए कि रोहिड़ा गांव सिरोही के पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा GH ओझा के द्वारा किया गया था। जेम्स टोड ने अपने एक और ग्रंथ ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया में राजस्थान के पर्यटन का वर्णन किए और इन्होंने टोडगढ़ का किला बनवाया जिसका मूल नाम था, टोडगढ़ का किला अजमेर में बनवाया जिसका मूल नाम है बोराड़बाड़ा। विद्यार्थियों महाराणा प्रताप को कर्नल टोड ने मेवाड़ केसरी कहा है। और विद्यार्थी इंपॉर्टेंट है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया, जो अक्टूबर 1582 ईस्वी के अंदर महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच में जो दिवेर का युद्ध हुआ था, दिवेर घाटी का युद्ध हुआ, वो युद्ध लंबे समय तक चला जिसके अंदर सुल्तान खां को मार गिराया गया और अमर सिंह प्रथम ने सुल्तान खां के 2 टुकड़े कर दिए। भाले से इतना ज़बरदस्त वार किया कि उसके 2 टुकड़े कर दिए। और मेवाड़ ये युद्ध काफ़ी लंबे समय तक चला, दिवेर का युद्ध काफ़ी लंबे समय तक चला। इस वजह से दिवेर के युद्ध को कर्नल टोड ने मेवाड़ का मैराथन नाम दिए। पूछा जाता है कि दिवेर का युद्ध कब हुआ, किस युद्ध को कर्नल टोड ने मेवाड़ का मैराथन नाम दिए। सेकंड ग्रेड में पूछा गया 2011 के अंदर, आरपीएस 2011 के अंदर पूछा गया कि मेवाड़ का मैराथन कर्नल टोड ने किस युद्ध को कहा है, दिवेर के युद्ध को कहा है। और विद्यार्थियों कर्नल टोड ने हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। कर्नल टोड ने राजस्थान के अंदर जो अकाल पड़ते हैं उस अकाल और सूखे को नेचुरल डिजीज, प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी है। विद्यार्थियों
प्राकृतिक रोग, कर्नल टोड कहते हैं ये तो प्रकृति में रोग फैल गया। और कर्नल टोड के अनुसार राजस्थान में लगातार 12 साल तक अकाल जो था 11वीं शताब्दी के अंदर पड़ा था। खास बात ये कि कर्नल टोड ने बूंदी के महलों को विद्यार्थियों रजवाड़े में राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ महल बताया है। गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। इनके गुरु का नाम जैन यति ज्ञानचंद था। और यदि भारत के इतिहास के पिता की बात करें तो वेद व्यास को कहा जाता है, जिन्होंने महाभारत की रचना की। विश्व के इतिहास के पिता हेरोडोटस है, स्टोरी का पुस्तक के राइटर। और कर्नल जेम्स टोड ने वीर दुर्गादास राठौड़ के विद्यार्थियों राठौड़ों का यूलिसेल्स कहा है। मेवाड़ के राणा सांगा संग्राम सिंह प्रथम के शरीर पर 80 घाव थे। इस वजह से कर्नल टोड ने राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष कहा है विद्यार्थियों। और कर्नल टोड के अनुसार चौहान जो है विदेशी जाति है, मध्य एशिया से आया, इनको बताया गया विदेशी जाति है। इनका समर्थन वी.एस. स्मिथ करते हैं। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 17 की तरफ। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी? अभी हम देख करके आए, ये पुस्तक कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं जी, प्रश्न नंबर 18 देखिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सम्मिलित नहीं है? एक साइड में हमें लेखक दिए गए, एक साइड में उनकी रचना दी गई है। कॉलेज व्याख्याता 2007 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया। देखते हैं। ज्ञानक पृथ्वीराज विजय बिल्कुल राइट है। विद्यापति ने पुरुष परीक्षा लिखी, बिल्कुल सही है। जयसिंह सूरी ने हमीर मदमर्दन लिखा, बिल्कुल सही है। मंडन संगीतराज नहीं विद्यार्थियों, संगीतराज ये मंडन की पुस्तक नहीं है। संगीतराज मेवाड़ के राणा कुंभा की पुस्तक है विद्यार्थियों। और राणा कुंभा के संगीत ग्रंथों में सबसे बड़ा संगीत ग्रंथ जो है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि राणा कुंभा के द्वारा लिखित ग्रंथ संगीत ग्रंथों में सबसे बड़ा संगीत ग्रंथ कौन सा है? तो संगीत राज है विद्यार्थियों। तो संगीत राज मंडन की नहीं है। राणा कुंभा के दरबार के प्रख्यात शिल्पी मंडन की नहीं है, ये राणा कुंभा की है। संगीत राज राणा कुंभा द्वारा लिखित है। मंडन ने रूप मंडन, प्रसाद मंडन, देव मूर्ति प्रकरण ये ग्रंथ लिखे थे। प्रश्न नंबर 19 की तरफ चलते हैं। राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ है? कॉलेज व्याख्याता 2014 के अंदर पूछा गया विद्यार्थियों। अशोक का अभिलेख जो है विराटनगर बेराट से प्राप्त हुआ है। हम पीछे की वीडियो में खूब सारा जो है इस प्रश्न को डिस्कस करके आए हैं विद्यार्थियों। बीजक की डूंगरी जो कि विराटनगर बेराट में है। आपको बता देता हूँ, प्राचीन भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे। 16 महाजनपद हुआ करते थे। 16 महाजनपद में एकमात्र महाजनपद जो राजस्थान में था उसका नाम था विद्यार्थियों मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद। और मत्स्य महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी विराटनगर, जिसे वर्तमान में बेराट कहते हैं। और यहीं विराटनगर बेराट की यदि बात करें, ये एरिया वर्तमान में जो है कोटपुतली बहरोड में पड़ता है। यहाँ बीजक की डूंगरी है और बीजक की डूंगरी पर भाब्रू शिलालेख की खोज जो है कैप्टन बर्ट के द्वारा 1837 में की गई। ध्यान दीजिएगा, अशोक मौर्य का अभिलेख जो है उसकी खोज बीजक की डूंगरी विराटनगर बेराट से, जिसका नाम भाब्रू शिलालेख है, उस भाब्रू शिलालेख की खोज जो है कैप्टन बर्ट के द्वारा 1837 में की गई। एग्जाम में कई बार ये भी पूछा गया कि भाब्रू शिलालेख की खोज किसने और कब की? तो कैप्टन बर्ट ने 1837 ईस्वी के अंदर की। 1840 में इस शिलालेख को कलकत्ता ले जाया गया, जो वर्तमान में कलकत्ता के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संग्रहालय में स्थित है। विद्यार्थियों, अशोक मौर्य ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। और अशोक मौर्य के बौद्ध होने का सबसे बड़ा प्रमाण जो है वो भाब्रू शिलालेख है। भाब्रू शिलालेख से मिलता है हमें। और भाब्रू शिलालेख में अशोक ने लिखवाया कि मैं बुद्ध धर्म संघ में विश्वास रखता हूँ। और विद्यार्थियों, इसमें अशोक को मगधाधिराज अर्थात मगध का राजा कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20 को देखिएगा। बीजक की डूंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की किसने और कब खोज की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, कैप्टन बर्ट ने 1837 ईस्वी के अंदर अशोक के शिलालेख भाब्रू शिलालेख की खोज की। पटवार परीक्षा 2011 के अंदर पूछा गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21। काफी अच्छा प्रश्न है। अधोलिखित अभिलेखों का सही कालक्रम चुनिए और आरोही क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। कॉलेज व्याख्याता इतिहास विषय से 2014 के अंदर पूछा गया। तो हम देखते हैं, पहले एक एक को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बिजोलिया शिलालेख हमें दिया गया। विद्यार्थियों, बिजोलिया शिलालेख जो है, ये बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी का है। ध्यान से सुनना, बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी का है। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता सोमेश्वर चौहान के समय गुणभद्र सूरी के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्र के ब्राह्मण बताया गया विद्यार्थियों। और इसी अभिलेख में उस समय में दी जाने वाली भूमि अनुदान,
डोहली की जानकारी मिलती है। भूमि अनुदान जिसको डोहली कहा गया उस समय जो दी जाती है उसकी जानकारी मिलती है। और मैंने आपको बताया गुणभद्र सूरी के द्वारा लिखा गया 1170 में लिखा गया और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता सोमेश्वर चौहान के समय लिखा गया विद्यार्थियों। बात करते हैं नेमिनाथ अभिलेख जो कि आबू में है। इस नेमिनाथ अभिलेख आबू की बात करें तो ये विद्यार्थियों 1230 ईस्वी का है, 1230 ईस्वी का है। और ये प्रशस्ति पोरवाड़ जातीय शाह वास्तुपाल तेजपाल द्वारा बनवाए हुए आबू के देलवाड़ा गांव के लुवण शाही के मंदिर से प्राप्त हुई है। यह प्रशस्ति जो है इसकी भाषा संस्कृत है। ये प्रशस्ति भी संस्कृत भाषा के अंदर लिखी गई है और गद्य में लिखा गया है। आबू के परमार शासकों वास्तुपाल तेजपाल के वंश का वर्णन किया गया। बात करते हैं गोसुंडी की बात करते हैं विद्यार्थियों। गोसुंडी अभिलेख जो है हम पीछे डिस्कस करके हैं कि गोसुंडी अभिलेख जो विद्यार्थियों ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी का है। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी का अभिलेख है गोसुंडी अभिलेख जो है। और नगरी चित्तौड़ के निकट गोसुंडी गांव से प्राप्त हुआ है। हम अच्छे से पढ़ करके हैं कि इस ब्राह्मी लिपि का है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। गजवंश के पाराशरी पुत्र सर्वतात द्वारा अश्वमेघ यज्ञ करने और विष्णु मंदिर की 4 दीवारी बनाने का जिसमें उल्लेख है। और ये राजस्थान में वैष्णव भागवत संप्रदाय से संबंधित सबसे प्राचीन अभिलेख है। बचकला या बुचकला अभिलेख की बात करें तो विद्यार्थियों ये 815 ईस्वी का अभिलेख है। और यह अभिलेख वत्सराज के पुत्र नागबढ़ प्रतिहार के समय का है। जो वत्सराज जो था उस वत्सराज गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा, उसके बेटे नागभट्ट प्रथम, उसका बेटा हुआ है नागभट्ट प्रथम हुआ है, उस नागभट्ट प्रथम के समय का है। तो इस हिसाब से यदि हम देखें तो इसका ऑप्शन तो दिया हुआ ये गलती से 3 देख लीजिएगा आप लोग। 1 नंबर पर ये आएगा और इसके बाद 2 नंबर पर ये आएगा और फिर 2 नंबर पर 4 नंबर आ गया, फिर 3 नंबर पर 1 आएगा और फिर ये आ जाएगा 4 नंबर। ये क्रम ये यहाँ पर दिया गया है। चलिए ये जो नीचे व्याख्या दी गई मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दी, आप खुद रीड आउट कर लेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 22 देखिए। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया? अभी हम ऊपर डिस्कस करके हैं विद्यार्थियों कि बिजोलिया शिलालेख के अंदर चौहानों को वत्स गोत्रीय विप्रवंशीय ब्राह्मण वंशीय बताया गया विद्यार्थियों। पटवार परी 2016 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 23 देखिएगा। वह कौन सा शिलालेख है जिससे ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था? कॉलेज व्याख्याता इतिहास विषय से 2014 में पूछा गया। तो विग्रहराज चतुर्थ जो थे तोमर वंश को आकर के दिल्ली पर अधिकार करने वाले पहले चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ जो थे, विग्रहराज चतुर्थ की दिल्ली विजय की पुष्टि विद्यार्थियों बिजोलिया शिलालेख से होती है। और बिजोलिया शिलालेख के बारे में अच्छे से पढ़ के हैं कि 1170 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता सोमेश्वर चौहान के समय गुणभद्र सूरी के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 24 देखिएगा। पत्थर और ईंट से बने भवनों के अवशेषों तथा पेंटिंग और मूर्ति कला का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है? तो विद्यार्थियों यदि पत्थर और ईंट के बने भवनों के अवशेषों, पेंटिंग और मूर्ति कला का अध्ययन करने वाले की बात करें तो उसे पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है, पुरातत्वविद कहा जाता है विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 25 देखिएगा। निम्नलिखित में से किसे चक्कर पाणी मिश्रा द्वारा नहीं लिखा गया? विद्यार्थियों आपको बता देता हूं कि महाराणा प्रताप जो है, महाराणा प्रताप के दरबार में दरबारी कवि थे चक्रपाणी मिश्र जो है, जो कि वनस्पति विज्ञान के विशेषज्ञ थे, कृषि के ज्ञाता थे, एग्रीकल्चर कृषि के ज्ञाता थे, पर्यावरण के विशेषज्ञ, पर्यावरण के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज था इन्हें, वेदों के, उपनिषदों के और षड दर्शनों के ज्ञाता थे चक्रपाणी मिश्र जो है। इन्होंने विद्यार्थियों विश्ववल्लभ ग्रंथ लिखा, मुहूर्तमाला लिखा, राज्याभिषेक पद्धति लिखा और एक ग्रंथ और लिखा जिसका नाम है व्यवहार दर्श लिखा। लेकिन ये देवमूर्ति प्रकरण जो है ये चक्रपाणी मिश्र का नहीं है। देवमूर्ति प्रकरण विद्यार्थियों राणा कुंभा के दरबार के प्रख्यात शिल्पी मंडन का है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो चक्रपाणी मिश्र की रचना देवमूर्ति प्रकरण नहीं है। चलिए, देवमूर्ति प्रकरण मंडन का ग्रंथ है। और ये हम देख चुके हैं कि महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान थे चक्रपाणी मिश्र, एक जीवधर भी थे, साधुनाथ त्रिवेदी भी थे, रामा सांधो थे, माला सांधो भी थे। महाराणा प्रताप के दरबारी कवि का नाम, एक का नाम साधुनाथ त्रिवेदी था, साधुनाथ त्रिवेदी, जिसे मंडेर नामक जागीर प्रदान की गई महाराणा प्रताप के द्वारा। और विद्यार्थियों चारण कवि थे, 2 चारण कवि थे, एक का नाम था माला सांधु
और विद्यार्थियों एक का नाम था रामा साधु, माला साधु और रामा साधु। माला साधु ने महाराणा प्रताप का झूलना लिखा था, राजस्थानी भाषा में मातृक छंद महाराणा प्रताप का झूलना। ये जो ग्रंथ है ये माला साधु के द्वारा लिखा गया। अब ये बातें हम कर चुके हैं कि चक्रपाणि मिश्र ने मुहूर्तमाला, विश्ववल्लभ, राज्याभिषेक पत्ति, व्यवहारदर्श लिखा था, 4 वेदों के ज्ञाता थे, 6 दर्शनों के ज्ञाता थे, धर्मशास्त्रों के ज्ञाता थे, पर्यावरण, कृषि और वंशज विज्ञान के विशेषज्ञ थे। और विद्यार्थी जीवधर ने अमरसार नामक ग्रंथ लिखा, कॉलेज लेक्चर 2021 में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 26 देखिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है। सूत्रधार मंडन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी रचना नहीं की गई? तो प्रसाद मंडन, वास्तुसार, व्यवहारदर्श, वास्तुमंजरी, इन सब की बात करें तो वास्तुमंजरी ग्रंथ जो है ये ग्रंथ विद्यार्थियों जो है ये मंडन का नहीं है। वास्तुमंजरी ग्रंथ जो है, वास्तुमंजरी ग्रंथ जो है ये वास्तुमंजरी मंडन के भाई नाथा का है। व्यवहारदर्श भी इन्हीं का है। आगे बढ़ते हैं, देखना इसके बाद में। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी मंडन था। मंडन ने देवमूर्ति प्रकरण, राजमंडन, रूप मंडन, देव मंडन, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ ग्रंथ लिखे। और मंडन का भाई नाथा ने वास्तुमंजरी ग्रंथ लिखा है विद्यार्थियों। 27 नंबर प्रश्न देखिएगा, किस महाकाव्य की रचना महाकवि माघ द्वारा की गई? तो विद्यार्थियों महाकवि माघ की बात करें तो इन्होंने, महाकवि माघ ने लिखा था शिशुपाल वधम लिखा था। विद्यार्थियों संस्कृत के महाकाव्य शिशुपाल वधम के लेखक रचनाकार कवि माघ का संबंध जो है ये भीनमाल से है। और विद्यार्थियों भीनमाल के बारे में एक बात और बताऊं आपको इंपॉर्टेंट, तो हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री हेंग सांग, वेन सांग, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, यात्रियों का राजकुमार जिसे कहा जाता है, इन्होंने भीनमाल की यात्रा की, जो कि बौद्ध धर्म का अध्ययन करने आए थे। और इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत सी युकी में भीनमाल को पीलो मेलो लिखा है। आपको ये भी बता देता हूँ कि सी युकी में विराट की सभ्यता जो है, इस विराट का नाम इन्होंने लिखा है पारयात्र। विराट को क्या नाम दिए विद्यार्थी? तो विराट को नाम दिए पारयात्र नाम दिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 28 देखिएगा, ब्रोच गुर्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा? तो ये कुषाण जाति से जोड़ने वाले जो थे वो कनिंघम थे विद्यार्थियों, कनिंघम। ब्रोच गुर्जर ताम्रपत्र अभिलेख की यदि बात करें हम लोग तो 978 ईस्वी का है। इसमें सप्तसेंदो भारत से लेकर गंगा कावेरी तक के गुर्जर वंश के अभियान का वर्णन है। इस ताम्रपत्र के आधार पर कनिंघम ने विद्यार्थियों राजपूतों को कुषाणों की यूची जाति के संतान माना है, जो कुषाण शासक कनिष्क के काल में भारत आए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न देखिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन जो है चिरवा शिलालेख के बारे में सही है? चिरवा का शिलालेख जो है जो कि उदयपुर से मिला है विद्यार्थियों, जिसमें बप्पा रावल के वंशजों पदम सिंह, जेतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह की उपलब्धियों तथा कीर्ति का वर्णन है। और भुवन सिंह सूरी के शिष्य रतन प्रभ सूरी ने चित्तौड़ में रहते हुए चिरवा शिलालेख की रचना की, उसके बारे में हमसे पूछा गया है। अभी देखते हैं हम लोग कौन सा स्टेटमेंट इसका सही है कौन सा नहीं है। चलिए देखिएगा, पहले मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। चिरवा का शिलालेख उदयपुर से मिला है, बप्पा रावल के वंशजों पदम सिंह, जेतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह की उपलब्धियों तथा कीर्ति का वर्णन करता है। और भुवन सिंह सूरी के शिष्य रतन प्रभ सूरी ने चित्तौड़ में रहते हुए चिरवा शिलालेख की रचना की। और विद्यार्थियों पद सिंह के पुत्र केली सिंह ने इसे खोदा और शिल्पी देलहन ने उसे दीवार पर लगाया। अब देखते हैं हम लोग स्टेटमेंट, देखिएगा। पहला स्टेटमेंट यह है 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, बिल्कुल राइट है। रतन प्रभ सूरी इसके प्रशस्तिकार थे, बिल्कुल सही है। इसके शिल्पी देलहन थे, ये भी सही है। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है, नहीं विद्यार्थियों, अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख नहीं किया गया। इस आधार पर ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। और ये नीचे वाली व्याख्या मैं बहुत अच्छे से अभी रिपीट कर चुका हूं। प्रश्न नंबर 30 देखिए, और आज का लास्ट प्रश्न है विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 30। बड़वा ग्राम जो कि कोटा में है, इस बड़वा ग्राम कोटा से कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए? तो विद्यार्थियों बड़वा ग्राम कोटा से मोखरी यूप अभिलेख की बात करें तो 3 प्राप्त हुए विद्यार्थियों। मोखरी यूप अभिलेख 3 प्राप्त हुए। पटवार प्री परीक्षा 2016 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया। बड़वा स्तंभ लेख की बात करते हैं, 12 जिले के बड़वा स्थान से 3 यूप स्तंभ मिले हैं। ये कहीं कहीं बड़वा 12 और कहीं कोटा मिलता है विद्यार्थियों। तो बड़वा स्तंभ लेख
प्रश्न में तो कोटा दिया गया, लेकिन ये है 12 में। 12 जिले के बड़ुआ अंता स्थान से 3 युग स्तंभ मिले विद्यार्थियों। ये मोखरी शासकों का प्राचीनतम अभिलेख है। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्तों को फ़ायदा मिले और हमें मोटिवेशन मिले। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद विद्यार्थियों।